पहले आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए ताकि हमारे मुद्दों को सुना जाए और कंसर्न अथॉरिटी तक पहुंचाया जाए। तो मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले सबसे पहले लद्दाख के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। एक तो बुद्ध पूर्णिमा का, दूसरा जो होली रिलिक्स बुद्धा का लद्दाख में है, और लद्दाख के लोगों को डिस्ट्रिक्ट के लिए भी, और ख़ासकर मैं नुब्रा से हूँ तो नुब्रा की जानिब से भी सरकार को धन्यवाद कहना चाहता हूँ हमारी डिस्ट्रिक्ट की मांग को पूरा करने के लिए। और नुब्रा के अभी की डिप्टी कमिश्नर मुकुल जी को और एसपी लोत्सल जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग नुब्रा में अपनी सर्विसेज देंगे और बेहतर से नुब्रा को चलाएंगे। तो कुल मिला के मैं आज 4 मुद्दों को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। तो सबसे पहला मुद्दा है, लेह में हज कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था कुछ दिन पहले, हमारे एलजी साहब ने अप्रूव किया था। और उस हज कमेटी में जो सोफिया नूरबख्शा है, इस्लाम का एक सेक्ट है जो कि लद्दाख में सबसे पुराने सेक्ट में माने जाते। जब इस्लाम शुरू हुआ 14th सेंचुरी में, तो सबसे पहले सूफीज़म यहाँ पे फैले, और उसमें से एक जो सेक्ट था जो लद्दाख में सबसे पहले आए थे वो थे सोफिया नूरबख्शा। लेकिन कल की मैं कमेटी की कंपोजिशन में और कॉन्स्टिट्यूशन में देखता हूँ तो मुझे दुख होकर ये कहना पड़ रहा है कि उसमें सोफिया नूरबख्शा का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सोफिया नूरबख्शा अगर लेह डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लगभग 4200 प्लस हमारा वोटर्स है, तो पॉलिटिकली भी काफ़ी एक सिग्निफिकेंट नंबर्स है। और दूसरा, हमारी आबादी भी लगभग 9000 का है, और तुर्त कॉन्स्टिट्यूंसी में हम मेजॉरिटी में, और नुब्रा हुंदर में भी सोफिया नूरबख्शा लगभग 10 से 20% है। तो लगभग हम 1.5 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी रिप्रेजेंटेशन है लेह डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो। इसके बावजूद में हज कमेटी में हमारा रिप्रेजेंटेशन ना होना एक दुखद बात है। और मुझे उम्मीद है कि सरकार और एलजी साहब हमारे इस कंसर्न को सुनेंगे और हमारे लिए सोफिया नूरबख्शा के लिए हज कमेटी में एक रिप्रेजेंटेशन मिले। और मैं चेयरमैन ग़ुलाम अब्बास आबिदी साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उन्हें हज कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, और मुझे उम्मीद है कि उनकी चेयरमैनशिप में बेहतर काम होगा, और जो हज की जो पिलग्रिमेज है उसमें और सुधार आएगी। तो यही कहना चाहता हूँ, एक बार फिर से सोफिया नूरबख्शा के लिए हम सीट की डिमांड करते, रिप्रेजेंटेशन की डिमांड करते। अब दूसरा जो मुद्दा है वो मैं बहुत दुखद होकर ये कहना चाहता हूँ, हमारे बुगदंग गांव से एक नौजवान का मौत हुआ था 13 अप्रैल को चोगलमसर में, और उनका उम्र 22 साल था। और मैं नाम कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए यहाँ पे उनका नाम साझा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारे इलाके से और हमारे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी भी बनता है कि उनकी इस मौत के बारे में सवाल करें। और ख़ासकर मैं पुलिस डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आज 13 अप्रैल को उनकी मौत हुई, अब तक इनके इस मौत में जो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में हुआ है तो उसकी इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची है, इसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है। मैं कई बार मीडिया में देखता हूँ तो कई बार जब कम्युनिटीज़ जो है वो प्रेशर डालते हैं तो इन्वेस्टिगेशन बहुत तेज़ी से होता है। कई ऐसे केसेस हमने देखे, और लद्दाख पुलिस हमेशा से अच्छा काम कर रहा है और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं बहुत सारे केसेस को लेकर और अपडेट भी देते हैं। लेकिन हमारी कम्युनिटी चूँकि दूर है, गरीब है, और हम एक पॉलिटिकली उतना इंस्टीट्यूशन वाइज से हम उतना प्रेशर नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि वो हमारी फ़िलॉसफी में है नहीं, क्योंकि सोफिया नूरबख्शा के। तो उस हिसाब से मुझे कहीं ना कहीं लगता है जहाँ पे हमारी केसेस होता है तो वो थोड़ा ढीला और हल्के में ऐसा मुझे महसूस होता है, जो कि उम्मीद करता हूँ ऐसा नहीं होगा। तो मेरा अपील ये है कि लद्दाख पुलिस से उनकी मौत के बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया जाए। अगर उनका कुछ मर्डर हुआ तो हम इंसाफ चाहते हैं, क्योंकि मैं उनकी फैमिली से मिला था और उनकी फैमिली का भी यही कहना था कि इसमें इंक्वायरी हो, ये पता करे कि उनका कहीं मर्डर तो नहीं हुआ। मैं नहीं कह सकता हूँ मर्डर हुआ है,
लगता है जो सरकमस्टांसेस हो, जो हालात काफ़ी लगते हैं, क्योंकि उनका कहा जा रहा है कि बैक हेड पे भी इंजरी है। तो मैं कहता हूँ एक फेयर, ट्रांसपेरेंट और फास्ट इन्वेस्टिगेशन हो। अगर उनका मर्डर हुआ है तो उन्हें इंसाफ मिले और जिसने भी किया उनको सज़ा मिले, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि लद्दाख पुलिस इस कार्रवाई को और तेज़ी से करेंगे और इंसाफ मिलेंगे। एक और जो तीसरा मुद्दा है, नुब्रा को डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, इसी तरह से बाकी भी लद्दाख में डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। और नुब्रा डिस्ट्रिक्ट के मैंने पहले कहा, मैं सरकार का धन्यवाद कहना चाहता हूँ। हम भी नुब्रा के एक दूर दराज इलाके से, लेकिन नुब्रा के डिस्ट्रिक्ट मुझे लगता है तब तक उसकी अहमियत होगी हमारे लिए जब तुर्तुक को सब डिवीज़न दिया जाता है, यानी कि तुर्तुक की नायबात को अपग्रेड करके या तहसील या सब डिवीज़न दिया जाता है, तब उस डिस्ट्रिक्ट की मायने होगी मेरे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी जो सब डिवीज़न की मांग है वो कोई नया नहीं है। हम पिछले लगातार 5 साल से ये मांग करते रहे हैं, और हम इसलिए भी मांग कर रहे हैं क्योंकि जब हमारा इलाका जो है वो पाकिस्तान के अंदर था और 804 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जब हिंदुस्तान का हिस्सा बना सन 1971 में, उसके बाद 5 साल बाद वोटिंग राइट मिले हमें, और सन 1977 में तुर्तुक में नायबात एस्टेब्लिश किया गया और तब दराज को भी नायबात दिया गया था। तो आप देख सकते हैं दराज तो आज डिस्ट्रिक्ट बन चुका है और लोअर दराज जो है वो आज सब डिवीज़न मांग रहा है, और तुर्तुक का नायबात सन 1977 में जो नायबात दिया था वो उसी हाल में है। तो इतना तो नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है कि इसका अपग्रेडेशन बहुत ही ज़रूरी है। वो इसलिए कि भी क्योंकि वहाँ के जो एरिया जो है बहुत रिमोट है। दूसरा, वहाँ की आबादी की भी अगर बात करें तो लगभग 10,000 प्लस आबादी है, और ये सारे गाँव जो है वो स्कैटर्ड भी है, तो जोग्राफिकली भी टफ है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को, गवर्नेंस को ग्रास रूट पे इम्प्रूव करना है, तो हम जैसे जो दूर दराज के इलाके हैं, तुर्तुक जैसे इलाकों में तहसील स्टेटस होना और सब डिवीज़न बनाने से उसकी जो सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बहुत बेहतर हो सकता है। तो हमारी इस मांग को भी सुना जाए, समझा जाए। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर सोचेंगे, जो हमारा जेन्युइन डिमांड है, जो हमारा जायज़ डिमांड है, उसको पूरा किया जाए। और हमें एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जो सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी डिस्ट्रिक्ट आना पड़ता है, जो कि 80-90 किलोमीटर है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अब तो ऑनलाइन हो गया है, नहीं तो हमें डिस्ट्रिक्ट आना पड़ता। हालांकि जो शेड्यूल ट्राइब की सर्टिफिकेट बनता है हमारे वहाँ पे, वो नायब तहसीलदार की पावर पे बनता है। वो भी हमने काफ़ी एहतिजाज और काफ़ी डिमांड करने के बाद ही हुआ। हालांकि कई बार हमारे बच्चों को ये भी चुनौती आता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कुछ जॉब के लिए, चूँकि वो नायब तहसीलदार का इशू हुआ है, तो उन्हें रिकग्नाइज नहीं किया जाता, तो अलग से एक्सप्लेनेशन हमें यूनिवर्सिटी को सबमिट करना पड़ता है। इसलिए मैं ये डिमांड कर रहा हूँ कि तुर्तुक को तहसील दिया जाए या सब डिवीज़न दिया जाए, ताकि इस तरह के सर्टिफिकेट हमारे वहाँ पर बने। और जो चौथा मुद्दे की जो मैं बात करना चाहता हूँ, मैं हाल ही में तुर्तुक में और गाँव में और लोगों से मिला हूँ, और टूरिज़्म के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मिला हूँ, और मैंने ग्राउंड रियलिटी को समझने की कोशिश किया, और ग्राउंड से कुछ डेटा मैंने कलेक्ट किया, लोगों की क्या इश्यूज़ है, क्या कंसर्न है, उसको समझने की कोशिश किया। जो तुर्तुक आपको मालूम है कि वन ऑफ द पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और एवरी ईयर द नंबर ऑफ टूरिस्ट आर इंक्रीजिंग, तो टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन क्राइसिस वहाँ पे जो कि सबको है, मैं जानता हूँ कि एलपीजी का, गैस सिलेंडर का क्राइसिस पूरे लद्दाख में, पूरे इंडिया में है। लेकिन जब मैं तुर्तुक में जो टूरिज़्म के स्टेक होल्डर से बात किया, तो उन्हें मार्च से लेकर अभी तक एक भी सिलेंडर इशू नहीं किया गया था, और बहुत लोगों को कमर्शियल रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी फैसिलिटेट नहीं हो पा रहे थे। तो मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई मैडम का, जिन्होंने जब हमने ये अपना इशू उनके सामने रखा, तो उन्होंने क्विकली इसको एड्रेस करते हुए रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू हो गया। कुछ लोगों को कमर्शियल कनेक्शन भी मिले, और 20-30 सिलेंडर भी अब मिलने लगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको और थोड़ा इजाफा किया जाए। कम से कम जो नियम यहाँ पे बनाए गए, हफ्ते में एक कमर्शियल सिलेंडर मिलना हमारे जो भी टूरिज्म सेक्टर में, खासकर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करते रेस्टोरेंट को मिला जाए। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये क्राइसिस काफ़ी लंबा रहने वाला है, ये जल्दी ख़त्म होने वाला है ही नहीं। अगर ईरान और अमेरिका का वार ख़त्म भी हो जाते हैं, तो आने वाले 10 महीने बाद सिलेंडर का बहुत बड़ा क्राइसिस होने वाला है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपने से, मैं बहुत सारे रिपोर्ट्स और डेटा और रिसर्च के बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ, जो कि आप लोग भी पढ़ सकते हैं। और मैं सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ कि एलपीजी के इस क्राइसिस से निपटने के लिए आप जो सल्यूशन अभी कर रहे हैं शॉर्ट टर्म, वो ठीक है, लेकिन वो सस्टेनेबल सल्यूशन नहीं है।
तो इसलिए अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ क्या एनर्जी हो सकता है उस पर सोचे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। जो मेरे ग्राउंड सर्वे और जो रिसर्च छोटा सा वो ये कहता है कि लद्दाख में स्कोप है हिमालयन रॉकेट का, जो कि बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट है, लेकिन हिमालयन रॉकेट जो है वो एक्सपेंसिव है। तो लोकल जो फायर का जो थब हमें कहा जाता है उस तरह की सब्सिडी स्कीम लिया जाए ताकि थोड़ा बहुत एनर्जी एफिशिएंट हो, अल्टरनेटिव हो, हम डिपेंडेंट ना हो, रिलायबल ना हो एलपीजी पे। एक तो ये। दूसरा जो टूरिज्म के स्टेक होल्डर से मैं अपील करना चाहता हूँ, अब हमें भी एडेप्ट और एडॉप्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि एलपीजी के क्राइसिस बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो एक मौका है हमें सस्टेनेबिलिटी को और सस्टेनेबल एस्पेक्ट को इंक्लूड करने का। तो उसमें से कुछ एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ आपको। तुर्तुक में एक वॉलनट कैफ़े जहाँ पे मैंने देखा जो कि प्योरली पूरा एलपीजी पे डिपेंडेंट नहीं है और उनकी फूड भी लोकल है, हेल्दी है, जो कि लोकल का भी प्रमोशन हो रहा है। और दूसरा विरसा बल्तिस्तान में भी मैंने देखा जो बल्ती फार्म हाउस है वहाँ पे भी पूरे वहाँ के लोकल जो थप उसका इस्तेमाल हो रहा, फायर जो स्टोव है उसका इस्तेमाल हो रहा और एनर्जी एफिशिएंट है। तो एक तो ये मौका है कि पूरा टूरिज्म सेक्टर को थोड़ा अपस्किल करें और अपने ह्यूमन रिसोर्स को भी रीलर्न और अनलर्न करने की ज़रूरत है। और सरकार को भी एक रोबोस्ट प्लानिंग होनी चाहिए इससे निपटने के लिए। मैं पहले ही आप लोगों को मीडिया के माध्यम से आगाह कर रहा हूँ, एलपीजी के क्राइसिस जो है आने वाले समय में बहुत बढ़ने वाला है क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ है। तो अगर ये युद्ध रुकता है, स्ट्रेट हॉर्मोज खुलता भी है, तो इससे जल्दी निपटेंगे नहीं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा मीडिया रिपोर्ट्स में कमर्शियल पे तो प्राइस काफ़ी हद तक हाइक हुआ है और आने वाले समय में डोमेस्टिक पे भी होगा। और तुर्तुक में डोमेस्टिक जो सिलेंडर है लोगों को 45 दिन के बाद भी नहीं मिल पा रहा है, ओटीपी नहीं आ पा रहा है। तो इन तमाम इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। अब मौका एक है लद्दाख को सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाने की, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को एक्सप्लोर करने की, लोकल फूड को ग्लोबल क्यूजीन की जगह लोकल फूड को प्रमोट करने की, जिससे हमें एक सस्टेनेबल सोल्यूशन मिल जाए और लद्दाख के जो टूरिज़्म, लद्दाख के जितने भी स्टेक होल्डर की मेहनत से यहाँ तक पहुँचा और वो आगे रहे। तो मेरा इतना ही मुद्दा था। अगर आप लोगों के कुछ सवाल है तो मैं ज़रूर उसको एड्रेस करना चाहूँगा। जिस तरह आपने कहा कि हज कमेटी का जो आपने जिक्र किया है जो उसमें निष्पक्ष कभी नहीं सीट होनी चाहिए, क्या इससे पहले भी आप हज कमेटी में आप लोगों का रिप्रेजेंट था कि ये पहली बार हो रहा है? अब इस टाइम आप ये इशू निकल रहा है तो लद्दाख करने के बाद हज कमेटी बना है, तो आपने पहले ये इशू क्यों नहीं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जहाँ तक हज कमेटी की बात की है तो इससे पहले हमारा इनफॉर्मली रिप्रेजेंटेशन थे, मतलब इस तरह के गेजेट में तो मैंने नहीं देखा, लेकिन हमें बुलाए जाते थे जब भी ज़रूरत होता है। लेकिन कल जब मैंने देखा तो हमें उम्मीद ये कर रहा था कि इस बार जब से लद्दाख यूटी हुआ और लद्दाख में गुडविल और गवर्नर साहब जब आ रहे इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद था कि सोफिया नूर बख्शा का सीट एक गेजेट में होगा, रिप्रेजेंटेशन में होगा, तो वो नहीं था। हालांकि वो बुलाएंगे, ज़रूर बुलाएंगे इनफॉर्मली एक रिप्रेजेंटेशन को जो बुलाते रहें, लेकिन मेरा मांग यही है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफिशियली होना चाहिए, गेजेट में होना चाहिए, ताकि सबका साथ जो सबका विकास है और सबको जो इंक्लूजन की हम बात करते हैं उसको पूरा किया जाए। जी, आपने अभी एक यूथ के डेथ के बारे में कहा। जी जी। तो क्या आपने पुलिस में जाके कुछ पता किया है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन इसमें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी जी, मैंने पता किया, तो पुलिस इस पे इंक्वायरी चल रहा है और शायद कुछ रिपोर्ट भी आने वाले हैं फॉरेंसिक का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमने इस पे इंतज़ार किया कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है कितना गति से और कितना सीरियसली चलता है। सीरियसली तो चल रहा हूँ। अब मुझे ये लगने लगा 13 अप्रैल से लेकर आज लगभग मई हुआ है, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इस इन्वेस्टिगेशन को और थोड़ा क्विक हो जाए, फास्ट हो जाए, तो ये उससे इंसाफ हमें मतलब जल्दी मिल सकता है। जी, पोस्टमार्टम में डेथ कॉज लिखा नहीं गया था, क्यों पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया नहीं गया डिसीज की फैमिली को? अभी तक डिसीज के फैमिली से मैंने बात की, उनको एग्जैक्टली तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिया गया है। शायद उन्हें वर्बली कम्युनिकेट हुआ है कि बैक हेड में कुछ फ्रैक्चर हुआ करके। तो इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द जो डिसीज़ के फैमिली है उनको इस केस के बारे में बताया जाए और जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो उन तक दिया जाए, ताकि कॉज ऑफ डेथ हमें एग्जैक्टली पता चल जाए।